एक समय ऐसा भी था जब एक आने के 2 समोसे आते थे और 1 रुपए का 16 सेर गुड़। अठन्नी चवन्नी का ज़माना था तब। प्राइमरी स्कूल के बच्चे पेन पेंसिल से कागज़ पर नहीं बल्कि सरकंडे की बनी कलम से, खड़िया के सफ़ेद स्याही से, लकड़ी के तख्ते की बनी हुई पट्टी पर लिखा करते थे। वो दिन भी क्या दिन थे जब लकड़ी की पट्टी को कांच के बने गुट्टे से घिस घिस कर चिकना किया जाता था। उस पर लिखने में मज़ा ही कुछ और था। पट्टी के एक ओर 1 से 100 तक की गिनती और दूसरी ओर 2 से 11 तक के पहाड़े लिखकर मास्टर जी को दिखाना और फिर उसे पानी से धो देना। इसके बाद गीली पट्टी की मुठिया को पकड़कर हवा में ज़ोर ज़ोर से हिला हिलाकर सुखाया जाता था और उसके साथ ही गाना गाने का आनंद भी तो उतना ही सुखद और आनंददायी होता था जब क्लास के सभी बच्चे मिलकर गाना गाते थे और गाना गाकर भीगी हुई पट्टी सुखाते थे। सबको याद था ये गाना, सुख सुख पट्टी चंदन घुट्टी, राजा आए महल बनाया, महल के ऊपर छप्पर छाया, छप्पर गया टूट, पट्टी गई सूख। हालांकि इस गाने का अर्थ तो आज तक मुझे पता नहीं चल सका, पर हाँ इतना ज़रूर था कि पट्टी तो सूख ही जाती थी। पता नहीं, हो सकता है इसके पीछे कोई तर्क रहा हो, पर कोई बात तो ज़रूर ही रही होगी इसी प्रकार से गाना गाने की। अपने बुजुर्गों के कार्य करने की शैली और उनकी बुद्धिमत्ता पर जरा भी संशय करना या कोई प्रश्न उठाना उचित तो नहीं लगता। शायद बच्चों को गाना सिखाने का उद्देश्य तो अवश्य ही रहा होगा। आजकल जैसे गाने तब शायद नहीं थे। जॉनी जॉनी यस पापा या बाबा बाबा ब्लैक शिप या ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार जैसे गानों का प्रचलन ही कहाँ था तब। अंग्रेज और अंग्रेजियत का प्रभाव इतना नहीं था तब जितना अब और आजकल है। तब तो हिंदी हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियत की बू उतनी ही गर्व की बात मानी जाती थी जितनी कि आजकल अंग्रेजी और अंग्रेजियत की बू। और जब पट्टी सूख जाती थी तब उसे कांच के गुट्टे से घिस घिस कर चिकना करने और फिर सरकंडे की बनी कलम से लिखने में जो आनंद आता था वो आनंद आज के इस फैशनेबल लैपटॉप या कंप्यूटर की कीबोर्ड पर अंगुलियां घुमाने में कहाँ। नेजे की कलम से खड़िया की सफ़ेद स्याही को बुदक में भरकर बार बार कलम को डुबा डुबा कर एक एक अक्षर को सफ़ेद मोती सा टाँकना कितना मन भावन होता था, और वो भी टाट के बोरे पर बैठकर। कोई फर्नीचर नहीं, कोई सीटिंग अरेंजमेंट नहीं, आगे पीछे बैठने का भी कोई झंझट नहीं। बस जहाँ पर बिछा दिया बोरा, लो बन गया वहीं पर क्लासरूम। और रिसेस के बाद तो पूरे स्कूल की सभी कक्षाएं 2 भागों में बढ़ जाती थी और फिर शुरू हो जाता था 2 से 25 तक के पहाड़े बोलने का गेम। एक टीम बोलती 2 एकम 2, तो दूसरी टीम बोलती 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, और फिर इसके बाद इसी तरह से ढैया, आधा, पौना और सवैया। सब कुछ तोते की तरह से रटे पड़े थे। रोज़ाना जो बोलने पड़ते थे, बच्चों का दिमाग ही जैसे कैलकुलेटर और कंप्यूटर बन जाता था। लाखों का गुणा भाग तो बस यूं ही चुटकी बजाते ही मन में हो जाते थे, और गलती करने पर 5 संटी की सज़ा तो सामान्य श्रेणी की सज़ा ही मानी जाती थी। शीशम की हरी संटी का ही प्रचलन था तब, और हर संटी पर चीख ही निकल जाती थी बच्चों की। पर मजाल है कि किसी बच्चे का कोई अभिभावक स्कूल में आकर यह कह दे कि मास्टर जी आपने मेरे बालक को क्यों मारा। हाँ, ऐसा तो ज़रूर कहने आते थे कि मास्टर जी अगर ये बालक कोई गलती करे तो इसे मार मार कर ठीक कर दीजिएगा और सुधारिएगा, इसे अपना बच्चा ही समझिए। यह हमारी बात तो कम पर आपकी बातें ज़्यादा मानता है। आत्मीयता भी थी तब और कर्तव्य का पावन बोध भी। और इतना ही नहीं, इससे बड़ी सज़ा होती थी मुर्गा बनाने की।
यानी अगर गलती करोगे तो फिर मनुष्य योनि से मुर्गा योनि में प्रवेश। कुछ समय के लिए तो मुर्गा ही बना दिया जाता था और कभी कभी तो निर्जीव कुर्सी भी बना दिया जाता था। इतना ही नहीं, उस बाल कुर्सी पर किसी दूसरे बच्चे को भी बैठा दिया जाता था, या फिर सिर पर और गोदी में दो दो ईंट भी रख दी जाती थी और ईंट गिरने पर फिर वही 5 शीशम की संटी की सजा। जी हाँ, वही शीशम की हरी संटी। बच्चों के चरित्र निर्माण और न्याय के साथ कोई समझौता नहीं किया जाता था। निष्पक्ष न्याय होता था मास्टर जी के दरबार में। मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता था तब। यूं तो मेरी गिनती स्कूल के कुछ इने गिने अच्छे बच्चों में ही होती थी और सभी शिक्षकों का स्नेह मेरे ऊपर रहता ही था। फिर भी मुझे सबसे अधिक डर लगता था तो वो थे मेरे स्कूल के हेड मास्टर साहब। और हेड मास्टर साहब अगर सबसे अधिक किसी बच्चे को प्यार करते थे तो वो मैं था। कारण मुझे पता नहीं, पर मैं तो यही मानता था कि मैं पढ़ने में होशियार हूँ और हेडमास्टर साहब का सब काम दौड़ दौड़ कर देता हूँ। मसलन चौक लेकर आना या फिर बोर्ड को साफ करके रखना, या फिर जब कभी उनका आदेश होता तो बाहर लगे हैंडपंप से ठंडे ठंडे पानी का गिलास भर कर ले आना। पानी तो वे अक्सर मेरे हाथ का ही पिया करते थे और मैं भी पानी लाने में साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखता था, शायद इसीलिए और कुछ, पर कारण का तो मुझे पता नहीं। उन्हीं दिनों म्यूनसिपलिटी के चुनाव होने वाले थे और चूँकि प्राइमरी स्कूल्स म्यूनसिपल बोर्ड के अंतर्गत आते थे, अतः चुनाव संबंधी कार्य प्राइमरी स्कूल्स के टीचर्स और हेडमास्टर्स को सौंपे गए थे। सभी शिक्षकों को अपने अपने निर्धारित वार्ड में जाकर म्यूनसिपल बोर्ड के चुनाव की वोटिंग की पर्चियों को बांटने के तथा अन्य कार्य सौंपे गए थे। हेडमास्टर साहब को जो वार्ड सौंपा गया था उसी वार्ड में मेरा घर था और यह सब काम स्कूल की छुट्टी होने के बाद ही अतिरिक्त समय में करना होता था। उस दिन शाम का समय था। घर के बाहर चौक में मैं अपने सभी साथियों के साथ खेल रहा था और इसी समय हेडमास्टर साहब का चौक में आना हुआ। हेडमास्टर साहब को देखते ही खेल तो तुरंत ही बंद हो गया और मेरे सभी साथी कौतूहल और जिज्ञासावश हेडमास्टर साहब के पास पहुंच गए। पर मैं दौड़कर अपने घर पर जा पहुंचा और माताजी को बताया कि मेरे स्कूल के हेडमास्टर साहब अपने मोहल्ले में आए हुए हैं, अतः वे घर से बाहर न निकले और घर के अंदर ही रहें। उन दिनों पर्दा प्रथा का प्रचलन अधिक था और मेरे संस्कारों के हिसाब से मेरी माताजी को हेडमास्टर साहब के सामने जाना सर्वथा अनुचित ही था। अतः मैं अपनी माताजी के पैरों से लिपट कर धक्का देते देते उन्हें दरवाजे के अंदर ले जाने का प्रयास करने लगा, यह सोचकर कि अगर मेरे हेडमास्टर साहब ने मेरी माताजी को देख लिया तो लोग क्या कहेंगे। मेरे परिवार की प्रतिष्ठा का प्रश्न जो था, और उधर जितनी तेज़ी से मैं माताजी के पैरों से लिपट कर उन्हें घर के अंदर की ओर धक्का दे रहा था, उससे दुगनी तेज़ गति से हेडमास्टर साहब मेरी माताजी की ओर बढ़े आ रहे थे। इतनी स्फूर्ति मैंने हेडमास्टर साहब में कभी भी नहीं देखी थी। इस दौड़ में मैं तो हार ही गया और हेडमास्टर साहब अपने लक्ष्य तक पहले पहुंचने में सफल हो गए। हेडमास्टर साहब ने झुककर मेरी माताजी के पैर छुए, गले से लगा लिया था हेडमास्टर साहब को मेरी माताजी ने। आशीर्वाद की वर्षा हो रही थी। मैं कभी अपने हेडमास्टर साहब को तो कभी अपनी माताजी को और कभी अपने आप को देख रहा था। क्या माजरा है, कुछ भी तो समझ में नहीं आ रहा था मुझे। मेरे स्कूल के हेडमास्टर साहब जिनकी छाया मात्र से ही मैं थर थर काँपने लगता था, वह हेडमास्टर साहब मेरी माताजी के पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं, जिन्हें मैं उनसे छिपाने का प्रयास कर रहा था। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मेरे हेडमास्टर साहब धन्य है, मेरी माता जी धन्य है या फिर मैं। पर धन्य तो हमारी भारतीय संस्कृति ही है जिसने हमें ऐसे संस्कार दिए। उन संस्कारों को हम यदि भूल जाएं और दरकिनार कर दें तो इसमें उस संस्कृति का क्या दोष। कैसे हो बेटा, सब ठीक ठाक है ना?
इधर काफ़ी समय से मिले नहीं, कोई परेशानी तो नहीं है? माताजी ने बड़े ही स्नेह भाव से हेडमास्टर साहब से पूछा। बस माताजी आपका ही आशीर्वाद है। अभी कुछ दिन पहले गांव गया था। सोनू बिटिया की शादी कर दी है। लड़का गांव में ही लेखपाल है। परिवार भी अच्छा खाता कमाता है और बाकी सब ठीक है माताजी। हेडमास्टर साहब ने माताजी से कहा। चलो अच्छा हुआ बेटा, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी तो पूरी कर ली। कभी कभार तो तुम घूम जाया कर, चिंता बनी रहती है। इतने दिनों से नहीं आया तो लग रहा था कि कहीं तेरा ट्रांसफ़र तो नहीं हो गया, माताजी ने बड़े प्यार भरे लहजे में कहा। नहीं माताजी, समय ही नहीं मिल पा रहा था इधर आने का। वैसे इच्छा तो बहुत ही हो रही थी आपसे मिलने की, हेडमास्टर साहब ने अपना स्पष्टीकरण देते हुए कहा। ठीक है बेटा, जब कभी भी समय मिले तो घूम जाया कर, माताजी ने आशीर्वाद देते हुए कहा। हाँ माताजी, और वैसे भी अभी तो चुनाव के सिलसिले में इधर आना जाना लगा ही रहेगा, हेडमास्टर साहब ने बताया। माताजी ने मिलने के बाद हेडमास्टर साहब अपने चुनाव के अन्य कामों में व्यस्त हो गए। मोहल्ले में चुनाव की पर्चियां बांट कर चले गए, पर आज तक वे मेरे मन से नहीं जा सके और विनम्रता का एक ऐसा पाठ सिखा गए जिसे मैं आज तक भी नहीं भूल पाया। मेरे हेडमास्टर साहब ने मेरी माताजी के पैर क्या छुए, मेरे मन को ही छू लिया। मैंने माताजी से जब ये सब कुछ पूछा तो उन्होंने बताया, बेटा तेरे हेडमास्टर साहब सुखवासी लाल को तेरे पिताजी ने पढ़ाया था और इसीलिए वे मेरे पैर छूते हैं। मैं उनकी गुरु माँ हूँ ना। और तब मैं समझ पाया था गुरु और माँ की महिमा को। सच में माँ तो आखिर माँ ही होती है। दूसरे दिन स्कूल पहुंचकर सबसे पहले मैंने अपने गुरुजी के पैर छुए थे। सच में मैंने पैर ही नहीं, उनके हृदय को भी छू लिया था। भरी क्लास में गोदी में उठाकर गले से लगा लिया था हेडमास्टर साहब ने। वज्र सा हिमालय पानी पानी होते देखा था। उस दिन मेरी आंखों से गंगा ही तो बह निकली थी और तब मैंने जाना था कि आशीर्वाद की गंगा तो चरणों से ही निकलती है और धारण की जाती है ललाट पर, फिर चाहे वो विष पीने वाले भोले शंकर हो या फिर कोई और। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी का इस कहानी के बारे में क्या राय है, प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। यदि ये कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।